हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सालों पहले 1848 में फ्रांस में एक पेंटर दद्दू थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने एक जबरदस्त सा सपना देखा और उसकी पेंटिंग बना दी। इस पेंटिंग में वैसे था क्या, एक लंबी सी लाइन जिसमें बहुत सारे लोग, अंकल, आंटी, बच्चे सब चल रहे थे। वो एक बड़ी सी लेडी के पास जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब सबके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। और दूसरे हाथ में एक रूल बुक है जिसे कहा जाता है द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जिसमें सबके लिए अच्छे अच्छे रूल्स लिखे हैं। और पता है क्या, नीचे जमीन पर राजाओं के टूटे हुए क्राउन्स पड़े हैं, मतलब राजाओं का टाइम खत्म। सब लोग अपने अपने देश के फ्लैग्स लेकर चल रहे हैं, जिसमें यूएस और स्विट्जरलैंड सबसे आगे हैं, फिर फ्रांस और जर्मनी। वैसे मजेदार बात पता है क्या, जब सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया था तब जर्मनी एक देश नहीं था, वो तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो ये फ्लैग्स जो जर्मन लोग पकड़े हुए हैं ना, वो उनकी उम्मीद थी कि एक दिन वो सब एक होकर एक बड़ा सा डेमोक्रेटिक जर्मनी बनाएंगे। वहीं पेंटिंग के ऊपर में भगवान ईसा मसीह और एंजल्स ये परेड देखकर लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये पेंटिंग ना एक सपना था, एक ड्रीम कि पूरी दुनिया में सभी लोग आजाद हो जाएं और सब लोग मिलकर रहें। और ऐसी सोच को कहा जाता है यूटोपियन विजन, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ इतना परफेक्ट हो, इतना आइडियल हो कि ऐसी सोसाइटी रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना कर पाए। खैर 1848 में यूरोप ऐसा नहीं था जैसा वो आज है। वहाँ अलग अलग राजा थे और उनके राज में अजीब सी खिचड़ी पकी हुई थी। कहीं जर्मन्स रहते थे, कहीं इटालियन, कहीं पोलिश, सब एकदम मिक्स, जिस वजह से उनमें भाईचारा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद या लोगों का अपने देश के लिए प्यार एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसने सब कुछ बदल दिया। राजाओं का राज खत्म हुआ और नए नए नेशन स्टेट्स बनने लगे। लेकिन ये नेशन स्टेट क्या होता है और सबसे पहले रिपब्लिक गवर्नमेंट कहाँ बनी, इसे जानते हैं हम हमारे पहले टॉपिक में, जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। पिछले टॉपिक में हमने नेशन के आइडिया के बारे में जाना। तो नेशनलिज्म यानी अपने देश से प्यार सबसे पहले कहाँ दिखा, वो दिखा फ्रांस में। जब वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस के लोगों ने कहा अब राजा का राज नहीं चलेगा, हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उन्होंने अपने देश को एक फैमिली जैसा बनाने के लिए बहुत कुछ किया। नए आइडियाज लाए, जैसे ला पैट्री मतलब हमारा देश हमारे पिताजी जैसा है, और ले सिटोयन मतलब हम सब देश के सिटीजन हैं, यानी एक बराबर नागरिक हैं। उन्होंने अपना एक नया झंडा बनाया जिसमें 3 रंग थे और वो आज भी फ्रांस का नेशनल फ्लैग है। साथ ही साथ उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई जिसमें लोगों के चुने हुए लोग थे। देश के लिए नए गीत लिखे गए, कस्में खाई गई और शहीदों को याद किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने पूरे देश में सबके लिए एक जैसे कानून लाए, नाप तोल का सिस्टम स्टैंडर्ड बनाया और सब लोग एक ही भाषा फ्रेंच बोलने लगे। इन सभी चीजों से लोगों के अंदर यूनिटी आई। अब अपने देश को यूनाइट करने के बाद फ्रेंच लोगों को लगा कि अब उनका मिशन है यूरोप के दूसरे लोगों को भी राजाओं से आजाद कराना और उनके भी देश बनाने में मदद करना। जब फ्रांस में ये सब हुआ तो यूरोप के दूसरे शहरों के लोगों ने भी सोचा, वाह ये तो बहुत अच्छा है, और वो भी अपने यहाँ ऐसे ही क्लब्स बनाने लगे। इसी बीच आया एक सुपर डुपर सोल्जर नेपोलियन। पहले तो वो हीरो था, उसने नेपोलियन कोड लाया जिसमें कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे वो गरीब आदमी हो या कोई औरत। साथ ही साथ वो राइट टू प्रॉपर्टी लाया जिसके मुताबिक आपसे आपकी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई जमींदार और ना ही खुद सरकार। ये अच्छी बात थी, पर फिर वो खुद ही किंग बन गया और बहुत सारी लड़ाइयाँ की। लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लगा और तो और आम लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इससे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि यार ये नेपोलियन दोस्त है या दुश्मन। तो अभी तक हमने जाना कि फ्रांस वो पहला देश बना जहां लोगों ने राजा को हटाकर रिपब्लिक गवर्नमेंट मतलब लोगों की सरकार सेटअप की, जिसे देखकर यूरोप के बाकी सारे लोगों ने भी सीख ली कि अगर फ्रांस के लोग आजाद हो सकते हैं, अपनी खुद की सरकार चुन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। और इसी तरह नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैलता गया, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा फ्रांस वो पहली कंट्री थी जहां किंग को हटाकर लोगों ने अपनी खुद की सरकार बनाई, जिसे देखकर
देखकर यूरोप के बाकी लोग भी सोचने लगे कि यार क्यों ना हम भी अपनी खुद की सरकार बनाएं, जो हमारे बारे में सोचे, जो हमारे लिए काम करे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने में यूरोप आज जैसा नहीं था। कोई जर्मनी या इटली जैसे बड़े बड़े देश नहीं थे, सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और हर जगह अलग अलग राजा, अलग अलग कानून। यहाँ तक एक छोटे से राज्य में भी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और तो और उनके रीति रिवाज भी बिल्कुल अलग थे। ऐसे में सब एक साथ मिलकर कैसे विद्रोह करते? जरूरत थी एक ऐसे ग्रुप की जो लोगों को यूनाइट कर सके और तभी सोसाइटी में एक नया ग्रुप इमर्ज होता है, मिडिल क्लास, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। पहले यूरोप में सबसे पावरफुल थे बड़े बड़े जमींदार, जिन्हें हम प्यार से एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। उनके पास बहुत जमीन थी, वो हाई सोसाइटी में रहते थे, फ्रेंच बोलते थे और सिर्फ आपस में ही शादियां करते थे। एरिस्टोक्रेट्स अपनी लाइफ से फुली सेटिस्फाइड थे, उन्हें कोई इक्वालिटी और फ्रीडम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें ये चाहिए ही नहीं थी। जिन्हें इक्वालिटी और फ्रीडम चाहिए थी वो थी आम जनता और किसान, लेकिन उनके पास ना ही पैसे थे और ना ही पावर। फिर धीरे धीरे कुछ गरीब किसानों ने भी अपने बच्चों को एजुकेट किया, शहर में पढ़ने के लिए भेजा और उनमें से कई सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स बन गए। इनको न्यू मिडिल क्लास कहा गया। इन लोगों को लगा कि अब जमींदारों का राज खत्म होना चाहिए और सबको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए। इन्हीं लोगों में सबसे पहले स्टेट या देश का आइडिया पॉपुलर हुआ। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इस न्यू मिडिल क्लास के लिए नेशनलिज्म का मतलब वही था जो गरीब किसानों के लिए था? इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। पिछले टॉपिक में हमने न्यू मिडिल क्लास के बारे में जाना। यह लोग लिबरल नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। लिबरल शब्द का मतलब है आजादी। वो चाहते थे कि हर इंसान आजाद हो, कानून के सामने सब बराबर हो और सरकार लोगों की मर्जी से बने। इकोनॉमी में भी वो आजादी चाहते थे, यानी बिजनेस करने में आसानी हो, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने में ज्यादा टैक्स ना लगे। सोचो, जर्मनी तब 39 छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। हर स्टेट की अपनी करेंसी, अपने नाप तोल के सिस्टम और हर बॉर्डर में टैक्स। एक व्यापारी को कितना मुश्किल होता होगा एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाने में। तो इन लोगों ने मांग की एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बने, जहाँ सिर्फ एक ही बार टैक्स देना पड़े और सभी जगह की करेंसी एक हो, जिससे बिजनेस करना आसान हो सके। आखिरकार जोल्वरिन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसने बहुत से टैक्स को खत्म कर दिया और करेंसीज भी कम कर दी, जिससे बिजनेस करना आसान हुआ। और अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर के बावजूद भी लोगों को पहली बार ये लगा कि हम सब एक हैं। लेकिन ये खुशनुमा दौर बहुत दिन तक नहीं चला। जब नेपोलियन अपने पड़ोस के राजाओं से हार गया तो ये इक्वालिटी और फ्रीडम का सपना एक ही पल में टूट गया, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो पिछले टॉपिक में हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, जहां लिबरल का मतलब था फ्रीडम और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद या देश से प्यार करना। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो यूरोप में कंजर्वेटिज्म की लहर आई। कंजर्वेटिव उन लोगों को कहा जाता है जो लोग चाहते थे कि पुरानी चीजें वैसी की वैसी ही रहें, जैसे राजा महाराजा, चर्च, पुराने रीति रिवाज। उन्होंने नेपोलियन के किए बहुत सारे बदलाव को वापस पलट दिया और फ्रांस में बर्बन राजा को गद्दी पर बैठा दिया गया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, पुराना किंग रूल वापस लाना। लेकिन यह नए कंजर्वेटिव राजा महाराजा बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो आजादी की बात करने वाले को चुपचाप मौत के घाट उतार देते। लेकिन वो लोग जो फ्रांस को आजाद करने में इतनी मेहनत किए थे, वो सभी चुप बैठ गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो चुपचाप सीक्रेट ग्रुप्स और रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज बनाने लगे, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द रिवॉल्यूशनरीज। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि नेपोलियन के हारने के बाद वापस से राजा महाराजा पावर पे आ गए। इनसे डरकर बहुत से आजादी चाहने वाले लोग चुपके चुपके काम करने लगे। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। इनका मकसद था कि राजाओं के राज को खत्म करना और न सिर्फ फ्रांस बल्कि सभी देशों को राजाओं से आजाद करना। एक बहुत ही मशहूर रिवॉल्यूशनरी थे इटली के यूसेप मैजनी। वो चाहते थे कि इटली जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था वो एक हो जाए और एक रिपब्लिक कंट्री बने। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। तो रिवॉल्यूशनरीज चुपचाप काम कर रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, एक के बाद एक धड़ाधड़ रिवॉल्यूशन, जिन्हें जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। पिछले टॉपिक में हमने देखा था
कि फ्रांस के आसपास के सारे किंग्स मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं और एक बार फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी की राज व्यवस्था लाई जाती है। सब कुछ उनकी मर्जी से चलता था। राजा कहते मैं ही नियम हूँ, मैं ही कानून। पर तभी दो नए जादुई आइडियाज हवा में तैरने लगे। पहला था लिबरलिज्म, यानी सबको आजादी और बराबरी मिलनी चाहिए, राजा की नहीं चलेगी। और दूसरा था नेशनलिज्म, यानी अपने देश से इतना प्यार कि उसके लिए जान भी कुर्बान। जहाँ भी राजा अपनी तानाशाही दिखाते, लोग कहने लगते बहुत हुआ, अब तो मूड खराब हो गया है, और बस एक के बाद एक धड़ाधड़ रिवॉल्यूशन शुरू हो गए। लेकिन ये रिवॉल्यूशनरीज जो रिवॉल्यूशन करते थे, ये थे कौन? ये कोई आम लोग नहीं थे, ये हमारे पढ़े लिखे सुपर हीरो थे, जैसे प्रोफेसर्स जो किताबें रटने के अलावा और भी कुछ कर सकते हैं, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग जो चाहते थे कि उनका बिजनेस बिना राजा के फालतू नियमों के खूब चले। सबने मिलकर सोचा यार ऐसे तो नहीं चलेगा, राजा को हटाना ही पड़ेगा। सबसे पहला धमाका हुआ फ्रांस में जुलाई 1830s में। जो पुराने बर्बन किंग थे ना, जो वापस से राजगद्दी पे बैठ गए थे, उन्हें लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने कुर्सी से धक्का मार के हटा दिया और उनकी जगह लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। इस बार राजा की पावर एक कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिट कर दी गई थी। मतलब अब राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। बेचारा राजा, अब उसे हर बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से पूछना पड़ता था, कॉन्स्टिट्यूशन जी क्या मैं एक जलेबी खा सकता हूँ? और अगर कॉन्स्टिट्यूशन हाँ किया तो ठीक है, वरना। एक बड़े लीडर थे मेटरनिच, उन्होंने एक मजेदार बात कही थी, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। और सच में फ्रांस में जो हुआ उसकी वजह से बेल्जियम में भी आग लग गई। लोग रिवोल्ट करने लगे और उसके बाद बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर एक आजाद देश बन गया। देखा फ्रांस की छींक कितनी पावरफुल थी। अब फ्रांस के आजाद होने के बाद एक बार फिर से मौसम थोड़ा रोमांटिक सा हो रहा था, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो पिछले टॉपिक पे हमने देखा कि कैसे फ्रांस और बेल्जियम में आजादी के लिए रिवॉल्यूशंस हुए और देश बनने की शुरुआत हुई। पर क्या आपको पता है कि देश सिर्फ तलवार और बंदूकों से नहीं बनते, कल्चर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। यानी आर्ट्स, पोएट्रीज, स्टोरीज और म्यूजिक, इसने भी लोगों के दिल में नेशनलिस्ट फीलिंग जनरेट की। और ऐसा ही एक मजेदार सा मूवमेंट था जिसका नाम था रोमांटिसिज्म। ये लोग ना साइंस और रीजन की हर बात को नहीं मानते थे। ये कहते थे भाई दिमाग से ज्यादा दिल की सुनो, दिल जो कहे वो करो। ये इमोशंस और फीलिंग्स पर ज्यादा जोर देते थे। इनका मकसद था कि सभी लोग ये फील करें कि हम सब एक हैं, सबका एक ही शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज है, एक ही कॉमन पास्ट है, और इससे ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा। एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, उन्होंने तो कहा कि सच्चा जर्मन कल्चर तो आम लोगों में ही है। मतलब अगर जर्मन कल्चर समझना है तो गांव गांव जाओ, वहाँ के फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस देखो। उनका कहना था कि नेशन की सच्ची स्पिरिट इन्हीं चीजों में छिपी है, इसीलिए उन सबको कलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे पोलैंड को ले लो। पोलैंड को 18th सेंचुरी में प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने टुकड़ों में बांट दिया था, लेकिन उनकी नेशनलिस्ट फीलिंग को उनके म्यूजिक और लैंग्वेज ने जिंदा रखा। लेकिन कहते हैं ना, खाली पेट रोमांस नहीं होता, और यूरोप के केस में भी ऐसा ही हुआ, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे रोमांटिसिज्म और कल्चरल चीजें लोगों को देशभक्ति की तरफ ले जा रही थी। पर अब आते हैं असली बात पर। जब पेट खाली होना तो सारी देशभक्ति एक तरफ रह जाती है। जैसे 1830s का दशक यूरोप में बहुत गरीबी और मुश्किलें लेकर आया। सोचो 19th सेंचुरी के पहले हिस्से में पूरे यूरोप की पॉपुलेशन रॉकेट की तरह बढ़ रही थी, और जॉब्स तो थी ही नहीं। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि गांव में वो लोग जो भूखे मर रहे थे वो सब शहरों में आने लगे। और शहरों में क्या था? ओवर क्राउडेड स्लम्स। मतलब एक छोटे से कमरे में 10 लोग घुसे हुए थे। ऊपर से स्लम प्रोड्यूसर्स, यानी घर में या छोटे वर्कशॉप में काम करने वाले लोग, उन्हें इंग्लैंड से आने वाले सस्ते मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन मिल रहा था। इंग्लैंड तो तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कहीं बहुत आगे निकल चुका था, खासकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जो ज्यादातर घरों में ही होता था। उनका तो बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, और कौन हाथ से बुनेगा जब मशीनें फटाफट कपड़े बना दें। 1848 एक ऐसा ही साल था
लोग भूखे मर रहे थे, जॉब्स नहीं थे। तो क्या हुआ, पेरिस की जनता रोड्स पर आ गई, उन्होंने सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए और लुई फिलिप को भागना पड़ा। बेचारा लुई फिलिप, उसे लोगों ने ही चुना था और राजगद्दी पे बैठाया था और लोगों ने ही भगा दिया। उसके बाद एक नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि फ्रांस रिपब्लिक होगा और हाँ, 21 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, और उन्हें राइट टू वर्क भी मिला। गवर्नमेंट ने नेशनल वर्कशॉप बनाए जहां लोगों को काम मिल सके और अब लोगों के पेट भरने का इंतजाम हो रहा था। तो देखा, जब पेट खाली हो तो बड़े बड़े आइडियोलॉजीज भी साइड हो जाती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि इस समय पे सारे लिबरल्स चुप बैठे थे? अजी बिल्कुल भी नहीं। और इसी को जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो पिछले टॉपिक पे हमने देखा कि कैसे भूख और गरीबी ने लोगों को रिवॉल्ट करने पे मजबूर कर दिया। लेकिन इसी टाइम पर यानी 1848 में एक और तरह का रिवॉल्यूशन भी चल रहा था, जिसे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लीड कर रहे थे। एक तरफ गरीब और अनएम्प्लॉयमेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पेट के लिए, अपनी भूख के लिए, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग अपने विचारों के लिए। फरवरी 1848 में फ्रांस में जो हुआ ना, मतलब जब लुई फिलिप भागा और फ्रांस रिपब्लिक बना, उसने बाकी यूरोप में भी आग लगा दी। जैसे एक चिंगारी से पूरा जंगल जल जाता है। जिन जगहों पे भी अब तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, वहाँ के लिबरल मिडिल क्लास मैन और वुमेन ने अपनी डिमांड्स को जोड़ दिया। लेकिन उनकी डिमांड थी क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि राजा मनमानी ना करे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ताकि कोई कुछ भी छाप सके, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ताकि सब मिलकर ग्रुप बना सके। जर्मनी रीजन्स में मिडिल क्लास प्रोफेशनल और बिजनेसमैन ने कई पॉलिटिकल असेंबलीज बनाई। वो सब फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, जिसमें एक मोनार्की तो होगी पर वो पार्लियामेंट के अंडर काम करेगी। मतलब राजा तो होगा पर उसका रिमोट कंट्रोल पार्लियामेंट के पास होगा। जैसे मम्मी के हाथ में पापा का रिमोट कंट्रोल होता है ना, कुछ वैसे ही। और जब इन डेप्यूटीज ने प्रशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम 4 को नया कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया और क्राउन देकर नई पोजीशन ऑफर की, तो फ्रेडरिक विलियम 4 बाकी सारे मोनार्क से साथ मिलकर इस इलेक्टेड असेंबली का विरोध करने लगा। आखिर में ट्रूप्स को बुलाया गया और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया। एकदम सैड एंडिंग है ना? लेकिन हाँ, एक अच्छी बात भी हुई। भले ही ये किंग्स लिबरल मूवमेंट को दबा पाए, पर वो पुरानी व्यवस्था वापस नहीं ला पाए। राजाओं को ये समझ आ गया था कि यह रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन का साइकिल तब तक नहीं रुकेगा जब तक लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को कुछ छूट नहीं दी जाएगी। इसीलिए 1848 के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की मोनार्कीज ने वो बदलाव लाना शुरू किए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही आ चुके थे। जैसे बॉन्डेड लेबर, मतलब बंधुआ मजदूर को एबॉलिश किया गया। तो इस रिवॉल्यूशन से थोड़ी सी तो आजादी मिली, लेकिन सारे रिवॉल्यूशनरीज को कहीं न कहीं ये समझ आ गया था कि फ्रांस जैसे यूरोप के बाकी देशों के किंग्स इतनी आसानी से राजगद्दी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद उन्होंने अपना तरीका बदला और आखिरकार रिजल्ट्स मिले, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, जो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो पिछले टॉपिक पे हमने देखा कि कैसे लोग सोचते थे कि देश बनाने के लिए बस अच्छे आइडियाज होने चाहिए, पर फिर कुछ बड़े बड़े लोग आए और बोले, अरे भाई, खाली आइडियाज से पेट नहीं भरता, असली खेल तो पावर और ताकत का है। और बस उन्होंने अपने देश को बनाने के लिए थोड़ा दादागिरी वाला रास्ता चुना। और यही बताया गया है हमारे अगले टॉपिक पे, जो है जर्मनी। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? यूरोप में एक बड़ा सा देश था जिसका नाम था जर्मनी, पर ये जर्मनी ना एक नहीं था, ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों को एक करने का सपना तो बहुत से लोगों ने देखा, पर कोई कर नहीं पाया। फिर आया एक हीरो, इसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये इतना तेज दिमाग वाला था कि इसे आयरन चांसलर कहते थे। जैसे आयरन मैन बहुत ताकतवर होता था, वैसे ही इसका दिमाग बहुत ताकतवर था। बिस्मार्क ने सोचा, ये छोटे छोटे राज्य ऐसे ही लड़ते रहेंगे, इन्हें तो एक मजबूत लाठी से जोड़ना पड़ेगा। और उसकी लाठी कौन थी? उसकी सेना।
बिस्मार्क ने बहुत चालाकी से काम किया। उसने एक एक करके दूसरे राज्यों के साथ लड़ाई लड़ी। पहले ऑस्ट्रिया को हराया, फिर डेनमार्क को और आखिर में फ्रांस को। उसने सिर्फ 7 साल में 3 लड़ाइयां जीती और जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स जो दूसरे देशों के कब्जे में थे उन्हें आजाद कर लिया। जब सारी लड़ाइयां जीत ली तो सारे छोटे छोटे जर्मन राज्य एक हो गए और फिर 1871 में उनके राजा, जिनका नाम विलियम था, उन्हें एक बड़े महल में, जिसे वर्साई कहते हैं, वहां जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। और इसी तरह बना हमारा जर्मनी, एक दमदार सेना और एक चतुर लीडर की वजह से। तो जिस तरह से छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक बड़ा सा देश जर्मनी बनाए, ठीक उसी तरह कुछ और भी छोटे छोटे स्टेट्स जो अलग अलग किंग्स के अंडर आते थे, वो सभी मिलकर इटली बनाते हैं, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है इटली यूनिफाइड। पिछले टॉपिक में हमने जर्मनी की कहानी सुनी, अब चलो इटली की कहानी सुनते हैं। इटली भी जर्मनी जैसा ही था, वो बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। वहाँ के लोग भी अलग अलग राजाओं के गुलाम थे। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन राजा, बीच में पॉप और साउथ में स्पेन के राजा। फिर आया एक और स्मार्ट आदमी जिसका नाम था कैवोर। ये कैवोर बहुत चालाक था। ये राजा महाराजाओं के साथ दोस्ती करना जानता था। उसने फ्रांस के राजा से दोस्ती कर ली, जैसे आप क्लास के सबसे शैतान बच्चे से दोस्ती कर लेते हो ताकि कोई आपको परेशान ना करे। इस दोस्ती की वजह से कैवोर ने ऑस्ट्रिया के राजा को हरा दिया, जिसने इटली के एक हिस्से पे कब्जा कर रखा था। पर इटली को पूरा जोड़ने के लिए सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलने वाला था, थोड़ी बहादुरी भी चाहिए थी। तो फिर आया एक फौजी हीरो जिसका नाम था ग्यूसेप गैरिबाल्डी। ये इतना हिम्मत वाला था कि इसके सैनिक लाल रंग की शर्ट पहनते थे, इसीलिए लोग उन्हें रेड शर्ट्स कहते थे। गैरिबाल्डी और उसके रेड शर्ट्स साउथ इटली में घुस गए और वहां के लोगों की मदद से स्पेन के राजा को मार भगाया। आखिरकार 1861 में सारे इटली के टुकड़े जुड़ गए और विक्टर इमैनुअल को पूरे इटली का राजा बना दिया गया। पर यहाँ एक मजेदार बात है, बहुत सारे गरीब किसानों को तो ये पता ही नहीं था कि वो किस इटली के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने तो कभी इटालिया का नाम सुना ही नहीं था। उन्हें तो लगा कि ला तालिया तो विक्टर इमैनुअल की रानी का नाम है, तो हम रानी के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, लड़ रहे थे देश के लिए और उन्हें देश का नाम तक नहीं पता था। सिर्फ इटली ही नहीं, एक और भी ऐसा ही देश था जिसकी कहानी बहुत ही स्ट्रेंज थी। ये था ब्रिटेन, जिसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पिछले टॉपिक में हमने इटली और जर्मनी की कहानी सुनी, अब सुनो ब्रिटेन की कहानी। यह देश बाकी सबसे अलग था। जर्मनी और इटली ने तो लड़ झगड़ कर अपना देश बनाया, पर ब्रिटेन ने कहा, अरे भाई लड़ाई झगड़ा क्यों, मैं तो आराम से अपना देश बनाऊंगा। पहले ब्रिटेन कोई बड़ा देश नहीं था, वहाँ छोटे छोटे हिस्से थे, जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, सब अपने अपने तरीके से रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इंग्लैंड धीरे धीरे बहुत ताकतवर और अमीर बन गया। और जब इंग्लैंड ताकतवर हो गया तो उसने सोचा, अब क्यों ना बाकियों को भी अपने साथ मिला लूं। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड से कहा, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। और 1707 में उन्होंने एक समझौता किया, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। पर इस दोस्ती में इंग्लैंड का पलड़ा भारी था। स्कॉटलैंड को अपनी आइडेंटिटी, जिसकी वजह से वो दुनिया में जाना जाता था, जैसे उनकी भाषा या उनके कपड़े, ये सभी को छोड़ना पड़ा। फिर इंग्लैंड ने आयरलैंड को भी अपने साथ मिलाने का सोचा। आयरलैंड में 2 तरह के लोग रहते थे, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट की मदद कर दी ताकि वो कैथोलिक पर राज कर सके। और फिर क्या, दोनों ग्रुप्स को लड़ाकर देश को अंदर से कमजोर कर दिया। और 1801 में आयरलैंड को भी जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। और इसी तरह सिर्फ अपने दिमाग के बल पे ब्रिटेन 2 बड़े बड़े देशों को निगल गया। लेकिन सवाल ये आता है कि पहले के टाइम पे लोग बड़े आसानी से कह सकते थे कि हम इस राजा के राज्य में रहते हैं। लेकिन जब देश आजाद होने लगे तब इन देशों को 500 से 1000 लोगों की कमेटी चलाती थी, कोई एक अकेला इंसान नहीं। तो लोग देश को विजुअलाइज कैसे करते थे, इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है
विजुअलाइजिंग द नेशन। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन थोड़ा अलग था, एक लंबे प्रोसेस के थ्रू हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, जब हम एक रूलर को देखते हैं तो उसकी एक पोर्ट्रेट या स्टैच्यू होती है, पर एक नेशन को कैसे दिखाएंगे? क्या नेशन का कोई फेस होता है या फिर कोई खूबसूरत गाल? लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई किया, मतलब एक कंट्री को ऐसे दिखाया जैसे वो एक पर्सन हो, और ज्यादातर नेशंस ने फीमेल फिगर्स के रूप में इसे दिखाया। अब ये जो फीमेल फिगर चूज की गई ना, वो रियल लाइफ में कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी, बल्कि इसका मकसद था कि नेशन के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया जाए। इसे कहते हैं एलेगरी, मतलब फीमेल फिगर नेशन की एलेगरी बन गई। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी आर्टिस्ट ने फीमेल एलेगरी को यूज किया था, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को दिखाने के लिए। इन एलेगरीज को कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स या सिंबल्स से दिखाया जाता है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास रेड कैप होती थी या ब्रोकन चेन, ताकि ये पता चले कि आजादी मिल चुकी है। और जस्टिस के लिए एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होती थी, वेइंग स्केल हाथ में लिए, ताकि इससे ये मैसेज दिया जा सके कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह की फीमेल एलेगरीज 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्वेंट की। फ्रांस में उस फीमेल फिगर को मरियान नाम दिया गया, जो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था। इससे ये आइडिया अंडरलाइन होता था कि यह एक पीपल्स नेशन है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिबर्टी और रिपब्लिक से ली गई थी। रेड कैप, ट्राई कलर फ्रांस का झंडा और क्रॉकेट, जो एक गोल शेप का रिबन टाइप बैज होता था। मरियान के स्टैचू पब्लिक स्क्वायर्स में इरेक्ट किए गए ताकि पब्लिक को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी की याद दिलाई जा सके। साथ ही साथ मरियान की इमेजेस कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी मार्क की गईं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये समझा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सभी के लिए नेशनलिज्म का मतलब सेम था? इसे जानते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक में, जो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे आर्टिस्ट ने नेशन को एक पहचान, एक चेहरा दिया, पर अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म ने अपना पहले वाला आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट खो दिया था। मतलब अब वो सिर्फ आजादी और बराबरी की बात नहीं करता था, बल्कि अब वो एक नैरो क्रीड बन गया था जिसके एंड्स लिमिटेड थे। कोई इसका कुछ और मतलब निकालने लगा तो कोई कुछ और। इस पीरियड में नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इंटॉलरेट हो गए। मतलब उन्हें दूसरे नेशनलिस्ट ग्रुप बिल्कुल पसंद नहीं आते थे और वो हमेशा वॉर करने के लिए रेडी रहते थे। और इसका फायदा किसने उठाया? यूरोप की जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने इस नेशनलिज्म के आइडिया को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया ताकि वो अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को पूरा कर सकें। इंपीरियलिज्म मतलब होता है दूसरे देशों पे कब्जा करके अपने देश की बाउंड्री को और ज्यादा एक्सटेंड करना। जैसे कि यूरोप में 1871 के बाद एक जगह थी जिसका नाम था बॉल्कन्स। ये बॉल्कन्स एक ऐसा एरिया था जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग रहते थे। उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज और हिस्ट्री भी अलग थी, और इन सब लोगों को मिलाकर कहा जाता था स्लेव्स। अब क्या हुआ, अलग अलग स्लेविक नेशंस अपनी आइडेंटिटी और आजादी के लिए फाइट करने लगे। मतलब बल्कन्स के अंदर बहुत सी अलग अलग तरह की कम्युनिटी एक साथ रहती थी, तो ये सारी कम्युनिटीज चाहती थी कि हमारी सरकार बने, और वो आपस में ही लड़ने लगे। ऊपर से ऑस्ट्रिया और रसिया जैसे बड़े बड़े देश भी बल्कन्स को अपने अंदर मिलाना चाहते थे। तो देश के अंदर भी लड़ाई चल रही थी और देश के बाहर भी। और ऐसे ही जो नेशनलिज्म एक अच्छी फीलिंग थी, अपने देश से प्यार करना, वो अब लड़ाई और जबरदस्ती के रास्ते पे चल चुकी थी। और इसी नेशनलिज्म ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े वॉर्स करवा दिए। तो ये थी कहानी यूरोप में नेशनलिज्म के राइज की। बस यहीं पे खत्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।